नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो आइए जानते हैं कि साहित्य क्या है, उसका इतिहास लेखन कहाँ से शुरू हुआ और ये परंपरा किस प्रकार अभी भी चल रही है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्य क्या है, साहित्य की परिभाषा क्या है। देखिए, मूल रूप से अगर हम जानें तो मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जो उसके मन के भाव हैं उनका प्रतिबिंब यानी प्रतिछाया कह सकते हैं, वो क्या है, साहित्य है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी जैसे जैसे जनता के विचारों में, भावों में बदलाव आएगा, वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी जो बदलाव की परंपरा है उसको साहित्य के साथ जोड़ना, उनको परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका तालमेल बिठाना क्या है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसे बहुत ध्यान से करें। देखिए, किसी भी साहित्य की जो विकास प्रक्रिया है, अगर हम उनका अध्ययन करें तो उससे संबंधित 5 तत्वों पर हमें विचार करना होगा। कौन कौन से है? पहला है सृजन शक्ति। सृजन शक्ति किसकी? जो साहित्यकार है, साहित्य लिखने वाला है, उसकी प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व इस बात से जुड़ा है कि वो किस प्रकार का लेखन कार्य कर रहा है, उसकी सृजन शक्ति कैसी है। दूसरी है परंपरा। साहित्यिक व सांस्कृतिक जो हमारे समाज की परंपराएं हैं उनको भी साहित्य में शामिल करना आवश्यक होता है, क्योंकि समाज साहित्य का दर्पण है और साहित्य समाज का प्रतिबिंब माना है। तो यहाँ पर तीसरा जो है वो है वातावरण। देखिए, हमने तेन की परिभाषा की थी, वो भी मानते हैं कि साहित्य किससे प्रभावित होता है, वातावरण से। द्वंद्व जो परिस्थितियां हैं, जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं या सामाजिक जो द्वंद्व है वो भी साहित्य को प्रभावित करता है। और पांचवा जो तत्व आता है या पांचवा जो मूल भाव यहाँ पर है वो क्या है, संतुलन। किसमें? जो समाज की विकास प्रक्रिया है उसका संतुलन किसके साथ, साहित्य की लेखन प्रक्रिया के साथ। जो वास्तविक संतुलन है वो क्या है, साहित्य की विकास प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर जब हम साहित्य की विकास प्रक्रिया की बात करते हैं तो हमें इन 5 तत्वों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब अगर बात करें कि साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जो जर्मन के चिंतक हैं उनके द्वारा युग चेतना, जिसे उन्होंने क्या कहा है, स्पिरिट ऑफ एज का सिद्धांत स्थापित उन्होंने किया था। ये आप ध्यान में रखें कि स्पिरिट ऑफ एज या युग चेतना का सिद्धांत किसने स्थापित किया था, तो जर्मन चिंतकों ने किया था। ये सिद्धांत क्या कहता है कि साहित्य इतिहास की व्याख्या तदयुगीन यानी जैसी तत्कालीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। जैसे उस समय में युग चेतना है उसके आधार पर ही हमें साहित्य के इतिहास की व्याख्या की जानी चाहिए। साहित्य का इतिहास साहित्य के अंतर्गत सृजित ग्रंथों की विवरणिका और वह भी क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने को कहा है। यहाँ पर क्रम के अनुसार उस विकास को दिखाना ही वास्तव में क्या है, साहित्य का इतिहास है। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। देखिए, जो अभिरुचियां और संवेदनाएं क्या है, वो बदल रही है, बदलती हुई, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। तो ये किसकी परिभाषा है? डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाओं में शामिल है। इसके बाद अगर बात करें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की, तो हम इसे 4 भागों में विभाजित करके सुविधा के अनुसार इसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि लेखन परंपरा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है।
तो हम इसको अलग अलग भागों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रारंभिक काल है, उसके बाद मध्य काल, तीसरा है विकास काल और चौथा क्या है, आधुनिक काल। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें आरंभिक काल की, देखिए इस काल के जो हमें ग्रंथ प्राप्त होते हैं वो हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत हैं। यानी मूल जो जड़ मिलती है लेखन की, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की, उसका मूल स्रोत हमें कहाँ मिलता है, आरंभिक काल के ग्रंथों में। इन ग्रंथों में कुछ खामियां नजर आई जिसके कारण इन्हें मूल रूप से प्रमाणिक नहीं माना गया, लेकिन फिर भी ये जड़ है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये मूल है जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रंथ आता है वो कौन सा है, वार्ता ग्रंथ। वार्ता ग्रंथ किसका है, गोकुल नाथ की रचना है। ये दो भागों में इसको बांटा गया है, या ये दो रचनाएं हैं। इसका रचना काल कौन सा है, विक्रमी संवत 1625 है। यहाँ पर जो पहली रचना है वो कौन सी है, 84 वैष्णवों की वार्ता। देखिए नाम से स्पष्ट है कि इसमें 84 वैष्णव भक्त कवियों को लिया गया है। और ये कौन थे, ये वल्लभाचार्य के शिष्य, जो 84 शिष्य थे उनका परिचय इसमें दिया गया है। और किस रूप में ये रचना है, गद्य रूप में इसकी रचना की गई है। दूसरी क्या है, इन्हीं की गोकुलदास की जो दूसरी वार्ता ग्रंथ है वो है 252 वैष्णवन की वार्ता। इसमें विट्ठल नाथ के 252 शिष्यों का परिचय दिया गया है। नाम से स्पष्ट है, यहाँ 84 वैष्णव की बात की गई है, यहाँ 252 वैष्णव भक्तों की बात की गई है जिनका परिचय इन रचनाओं में दिया गया है। इसके साथ साथ अष्टछाप के कवियों की जानकारी भी हमें इन रचनाओं में मिलती है। इस ग्रंथ की जो मूल भाषा या मुख्य भाषा है वो कौन सी है, ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो वो रचना कौन सी है, वो है भक्तमाल। किसकी रचना है, नाभादास की रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका जो रचना काल माना है वो विक्रमी संवत 1642 माना है और सर्वसम्मति से विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है। देखिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि इसका रचना काल 1596 ईस्वी है। महावीर सिंह गहलोत मानते हैं कि इसका जो समय काल या रचना काल है वो 1658 ईस्वी है। लेकिन सर्वसम्मति से जो स्वीकार किया जाता है वो विक्रम संवत 1642 को स्वीकार किया जाता है। अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इस रचना में किन की बात की गई है, तो 200 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है और किस रूप में, 316 छप्पे छंदों में इसका परिचय दिया गया है। यानी 316 छप्पे छंद हैं जिसमें इन कवियों के परिचय को शामिल किया गया है या परिचय दिया गया है। इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्तमाल वो पहली ग्रंथ या पहली रचना है जिसमें तुलसीदास का परिचय प्राप्त होता है। नाभादास ने तुलसीदास को इस ग्रंथ का सुमेरु कहा है, क्योंकि तुलसीदास से जुड़े हुए हैं नाभादास, और वो नाभादास ने तुलसीदास को सम्मान देने के लिए उन्हें इस ग्रंथ का सुमेरु कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तमाल का सुमेरु किसे कहा है, तुलसीदास को कहा है। किसने कहा है, स्वयं नाभादास ने उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। सुमेरु यानी जो सबसे विशालकाय पर्वतों में सबसे विशालकाय पर्वत कौन सा है, सुमेरु पर्वत है। तो इस ग्रंथ में सुमेरु कौन है, तुलसीदास है। ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद आता है मूल गोसाई चरित्र। देखिए जो मूल गोसाई चरित्र है इसके रचनाकार कौन है, ये है बेनी माधव दास। रचना का समय काल क्या है, इसमें 1687 विक्रमी संवत इसका रचना काल है। ये तुलसीदास के शिष्य थे बेनी माधव दास। देखिए यहाँ पर मूल गोसाई चरित्र किसके बारे में, गोसाई जी किसको कहा जाता है, तुलसीदास को कहा जाता है। तो इन्होंने तुलसीदास के शिष्य थे बेनी माधव दास, तो इन्होंने तुलसीदास के बारे में ही इसमें लिखा है। और ये दोहा, चौपाई, त्राटक छंदों में तुलसी का जीवन चरित्र इस रचना में वर्णित किया गया है। उसके बाद है भक्त नामावली। देखिए भक्त नामावली बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है आपके एग्जाम्स के लिए भी, और इसके रचनाकार कौन है, ध्रुवदास है। समय काल क्या है, 1658 विक्रमी संवत इसका जो है समय काल है। इसमें 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित
किया गया है। आगे जो रचना है वो क्या है? कविमाला। रचनाकार कौन है? हरि राय। तुलसी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये तुलसीदास नहीं है, ये हरि राय है। हरि राय तुलसी के नाम से भी इनको जाना जाता है। रचना काल की अगर बात करें तो विक्रमी संवत 1712 इस कविता, इस पुस्तक का या इस ग्रंथ कविमाला का रचना काल है। इसमें 74 कवियों की कविताओं का संग्रह प्राप्त होता है। उसके बाद जो रचना है वो है कालिदास हजारा। रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी हैं। और इसका रचना काल कौन सा है? 1775 विक्रमी संवत है। इसमें 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का संकलन मिलता है। इसी के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये आप ध्यान में रखें कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सरोज की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की थी? तो कालिदास हजारा के आधार पर की थी। ये बात आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। उसके बाद आता है सतकवि गिरा विलास। गिरा यानी वाणी, यानी सत कवियों की वाणी का विलास। इसमें इसके जो रचनाकार हैं कौन है? बलदेव हैं। समय काल विक्रमी संवत 1803 है। इसमें रीति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और बिहारी। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बिहारी आदि 17 कवियों का परिचय इसमें दिया गया है। सतकवि गिरा विलास यानी इन कवियों की वाणी का विलास यहाँ पर शामिल है और लगभग 17 कवियों का परिचय मिलता है, जिसमें रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं केशव, चिंतामणि, मतीराम और बिहारी। उसके बाद है कवि नामावली। इसके रचनाकार कौन है? सूदन है। समय काल क्या है? विक्रमी संवत 1810 है। इस रचना में 10 कवियों के नामों का उल्लेख कर उन्हें प्रणाम किया है। यहाँ पर सूदन आएगा। सूदन ने 10 कवियों के नामों का उल्लेख किया है और उनको प्रणाम किया है, उनका वंदन किया है। अगली जो हमारी रचना है विद्वान मोद तरंगिणी। इसके रचनाकार कौन है? सुबा सिंह है। समय काल क्या है? विक्रमी संवत 1874। इस रचना में 46 कवियों की कविताओं का संग्रह है, जिसमें षड्ऋतु, दूती और नक्षिक वर्णन किया गया है। जो षट ऋतुएं होती हैं उनका वर्णन है, दूती का वर्णन है और नायिका का नक्षिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। विद्वान मोद तरंगिणी में, ये आप ध्यान में रखें, रचना किसकी है? सुबा सिंह की रचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो चित्रण है या वर्णन है अन्य रचनाओं में नहीं मिलता। आरंभिक जो रचनाएं हैं उसमें इसका ना तो षट ऋतुओं का वर्णन है, ना दूती का वर्णन है, ना ही किसी नायिका का नक्षिक वर्णन है, लेकिन विद्वान मोद तरंगिणी में ये वर्णन हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आता है राग सागरोद्भव तथा राग कल्पद्रुम। ये किसकी रचना है? कृष्णानंद व्यास देव की रचना है। रचना काल विक्रम संवत 1900 है। इस रचना में कृष्ण के उपासक लगभग 200 से अधिक कवियों का संकलन किया गया है। अगली जो हमारी रचना है वो है श्रृंगार संग्रह। इसके रचनाकार कौन है? सरदार कवि हैं। समय कौन सा है? विक्रमी संवत 1904 है। 125 कवियों की कविताओं का संकलन तथा काव्य के विभिन्न अंगों का उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें? श्रृंगार संग्रह को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है रस चंद्रोदय। किसकी रचना है? ठाकुर प्रसाद की। समय काल क्या है? विक्रमी संवत 1920 में इसको लिखा गया। इसमें बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय व उनकी कविताओं का संकलन किया गया है। उसके बाद आता है दिग्विजय भूखन। इसके रचनाकार कौन है? गोकुल प्रसाद है। समय काल विक्रमी संवत 1926 है। इसके बाद है सुंदरी तिलक। हरिश्चंद्र की रचना है। कब लिखी गई? विक्रमी संवत 1926 में। भाषा काव्य संग्रह, बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये, महेश दत्त की रचना है और कौन से टाइम पीरियड में या कौन से समय में लिखी गई? विक्रमी संवत 1932 में इसकी रचना की गई। उसके बाद है कवि रत्नमाला। रचनाकार कौन है? मुंशीफ देवी प्रसाद। विक्रमी संवत 1668 में इसको लिखा गया है। और इस रचना की खासियत क्या है कि इसमें राजस्थान के 108 कवियों की कविताओं का संकलन और उनका जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में दिया गया है।
हफीजुल्ला खां हजारा रचना किसकी है? हफीजुल्ला खां की रचना है। समय काल क्या है? 1972 विक्रमी संवत। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। किसकी रचना है? हफीजुल्ला खां की रचना है। सुक्ति सरोवर, इसका रचना काल अगर हम बात करें तो विक्रमी संवत 1979 है और इसके रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक विषयों पर आधारित सूक्तियों का संकलन इसमें किया गया। नाम से स्पष्ट है, सुक्ति सरोवर, यानी बहुत सारी सूक्तियां हैं, तो सूक्तियों का संकलन किया गया है। किसकी? ब्रज भाषा के कवियों की। किसकी रचना है? लाला भगवान दीन की रचना है। इसके बाद जो रचना है, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, विक्रमी संवत 1978 से लेकर 1984 के समय काल में इसकी रचना की गई। इसके रचनाकार कौन है? लाला सीताराम। इस रचना में अनेक कवियों की आलोचना व उनकी कविताओं का संकलन किया गया है। अगली जो रचना है वो क्या है? हिंदुइज्म एंड ब्रह्मानिज्म। देखिए, यहाँ पर हिंदू धर्म में जो ब्रह्म को महत्व दिया गया है, उनके विचारों को शामिल किया गया है, या उस बात पर इस ग्रंथ की रचना की गई है। रचनाकार कौन है? मोनियर विलियम्स इसके रचनाकार हैं। इसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है और हिंदी कविताओं का संकलन और कवियों की आलोचना इस रचना में की गई है। अगली जो हमारी रचना है या हमारा जो स्रोत ग्रंथ है वो है कबीर एंड दी कबीर पंथ। नाम से स्पष्ट है। रचनाकार कौन है? बेस्कट है। समय काल क्या है? 1964 विक्रमी संवत। कबीर और कबीर के पंथ के आदर्शों का वर्णन इसमें किया गया है। नाम से स्पष्ट है, कबीर एंड दी कबीर पंथ, यानी कबीर और उसके आदर्शों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसके बाद जो हमारे मूल स्रोत या मुख्य स्रोत है वो क्या है? हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। रचनाकार कौन है? मैकालिफ। कब लिखा गया? 1965 में, विक्रम संवत 1965। अब नाम से स्पष्ट है, सिख रिलीजन की बात चल रही है, तो सिख धर्म का इतिहास और हिंदी कवियों की कविताओं का संकलन इसमें किया गया है। अगली जो रचना है वो क्या है? इंडियथिज्म के रचनाकार कौन है? मैकनिकॉल है और 1972 विक्रम संवत में लिखी गई। हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण इसमें किया गया है। गोरखनाथ एंड डी कनफटा योगीज, ये रचना किसकी है? ब्रिग्स की है। रचना काल 1955 विक्रम संवत है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आपको याद रखना है। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज, ब्रिग्स के साथ जोड़कर इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज किसने की? किसकी रचना है? मोतीलाल मेनारिया की रचना है। मोतीलाल मेनारिया, याद रखें। खोज कार्य कब तक चला? 1995 से लेकर 1998 के बीच माना जाता है। राजस्थान के अनेक अज्ञात कवियों और इनकी रचनाओं का परिचय इसमें प्राप्त होता है। तो ये आज हमने जो किया है ये आरंभिक काल है। इतिहास लेखन के जो स्रोत हैं वो इस आरंभिक काल में आने वाले ग्रंथ हैं, उनको इतिहास लेखन का मूल स्रोत माना जाता है, जहां से प्रभावित होकर मध्यकाल के विद्वानों ने अपने ग्रंथों की रचना की, उस इतिहास की रचना की जो हमें अवगत करवाता है कि वास्तव में हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा था, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे इसका धीरे धीरे विकास हुआ। ये जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों में जो हमने रचनाएं अभी की है, इनमें अगर देखें तो इतिहास संबंधी बहुत ज़्यादा सूचना हमें नहीं मिलती, लेकिन हिंदी साहित्य लेखन में सहायक ग्रंथ के रूप में इनका इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा है। और साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें कुछ हमारे मूल ग्रंथ मिल रहे हैं तो वो हमारे लेखन कार्य को और ज़्यादा सरल करेंगे। तो इनमें जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में जो घटनाएं घटित हुई है, ये ऐतिहासिक तौर पर हम इनको प्रमाणिक नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमें मिले ही नहीं है, या इनमें अगर देखें तो काल कर्मानुसार जो सूची है वो बहुत ज़्यादा ग्रंथों में ठीक प्रतीत नहीं होती। और हिंदी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा भी यही है कि बहुत सारे जो हमारे हिंदी के ग्रंथ हैं वो या तो समाप्त हो चुके हैं, या किसी के द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, या कोई कहीं आज तक भी जिसको हम कहें कि हमें मिले ही नहीं है। बहुत सारी पुस्तकों का जिक्र हम सुनते हैं लेकिन वो अभी भी नहीं है।
आज भी अनेक जो पुस्तकाएं हैं वो राज पुस्तकालयों में या निजी पुस्तकालयों में दबी पड़ी हैं। तो इसलिए ये जो ग्रंथ हमें मिले हैं, इनमें जो भक्त कवियों का परिचय है वो हमारे लिए उपयोगी है। हमारी अगर हम कहें कि हिंदी साहित्य के इतिहास की मूल जड़ें इसमें हैं, तो हम इनको स्वीकार कर लेते हैं कि ये ग्रंथ केवल माना कि बाह्य साक्ष्य के आधार पर है। बहुत सी रचनाएं हमें प्रामाणिक रूप से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जब किसी चीज़ को खड़ा करना है तो उसके लिए हमें एक नींव की आवश्यकता होती है, और ये जो स्रोत ग्रंथ है ये उस हिंदी साहित्य के नींव के ग्रंथ माने जा सकते हैं, जो इसको आधार प्रदान करते हैं और जिनके आधार पर आगे की विकास प्रक्रिया चली। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम इतिहास लेखन की जो परंपरा है या दूसरा भाग मध्यकाल में कौन कौन सी रचनाएं की गई और क्या वो हमारे लिए कितनी आवश्यक रचनाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।